हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर इस दिशा कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिन हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति के लेक्चर 1 में हम लोगों ने राष्ट्रपति से बेसिक मैटर पढ़े थे, यानी राष्ट्रपति के संदर्भ में बेसिक मैटर क्या होते हैं। उस लेक्चर को आप लोगों ने काफ़ी देखा। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज राष्ट्रपति, चूँकि हमने कहा था कि राष्ट्रपति का मैटर बहुत बड़ा होता है, राष्ट्रपति चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, तो स्वाभाविक है कि एक दिन में ख़त्म नहीं होगा या एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसको 4-5 लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के क्रम में आज हम पुनः आपके बीच हैं लेक्चर 2 लेकर के। तो लेक्चर 1 को आप लोगों ने काफ़ी देखा, उसमें 1-2 डाउट भी आए थे। आप सभी लोग जिनका भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट का जवाब आपके डाउट का मिलेगा। तो 1-2 जो डाउट आए थे पिछले दिन, उस डाउट के बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। इस लेक्चर के लास्ट में डाउट के बारे में बता देंगे। तब तक पहले हम लोग लेक्चर 2 को कंप्लीट करते हैं। तो पिछले दिन क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, 1 मिनट में पिछला दोहरा लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ है, तो राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 में है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तब आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 52। यानी संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आपको याद होगा पिछले दिन मैंने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद है, यानी भारत में राष्ट्रपति से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। तो जब इतने बड़े व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को। तो जब इतने बड़े व्यक्ति को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएगी, उस व्यक्ति की योग्यता क्या है, यानी राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। तो पिछले दिन मैंने आपको योग्यता बताया। अब जिस व्यक्ति के पास राष्ट्रपति बनने की योग्यता होगी वो क्या करेगा। तो आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जब अधिसूचना जारी होगी तो जिस व्यक्ति के पास राष्ट्रपति बनने की योग्यता होगी वह सबसे पहले क्या करेगा, जाएगा अपना पर्चा भरेगा। ठीक है, पर्चा भर दिया, पर्चे की जांच पड़ताल हो गई, पर्चा सही पाया गया। अब जब पर्चा सही पाया गया तो अब क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी निर्वाचन होगा। तो इसका मतलब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो निर्वाचन में कोई ना कोई वोट तो देगा। तो अगला पॉइंट आएगा निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देता है, ये पिछले दिन मैंने बताया था। तो निर्वाचक मंडल हो गया। एक प्रश्न और आता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति पर होता है, तो ये भी मैंने आपको पिछले दिन बताया था। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त एवं अप्रत्यक्ष मतदान, पिछले दिन मैंने बताया था। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। अब कोई ना कोई जीत जाएगा, जो व्यक्ति जीतेगा बात आएगी उसको शपथ दिलाने की, यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति चुना गया है वह अपने पद पर बैठने से पहले पद पर बैठने की एक शपथ लेगा। तो अगला पॉइंट आएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, यह भी पिछले दिन देखा गया था। अब जो व्यक्ति शपथ ले लिया उसको ये पता चलना चाहिए कि हमारा कार्यकाल कितने दिनों का है, यानी इस पद पर कितने दिन तक रहना है। तो अगला पॉइंट आ जाएगा कार्यकाल। अब जब शपथ ले लिया, कार्यकाल के बारे में जान लिया, 1-आध महीने तक काम कर लेगा तो उसको वेतन भत्ता चाहिए। 1-आध महीने तक काम करने के बाद उसको वेतन भत्ता चाहिए। तो अगला पॉइंट आया था राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। एक अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, अगर वह अपने पद पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है, अगर वह व्यक्ति अपने पद पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, तो वह अपने पद से त्यागपत्र देगा। तो अगला प्रश्न हमारा था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। इसके बाद एक अगला पॉइंट मैंने कहा था कि भारत में यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, भारत में यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो उसकी रिक्ति को भरने की समय कितनी होती है, तो 6 महीने, यानी राष्ट्रपति का पद खाली होने के 6 माह के अंदर पुनः चुनाव करा लिया जाना चाहिए। एक अगला प्रश्न मैंने कहा था कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त चल रहा है तो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, तो मैंने कहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्यों को उपराष्ट्रपति देखेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। एक प्रश्न हम लोगों ने और देखा था कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो उस विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भारत की सुप्रीम कोर्ट को होता है। इसके बाद एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था
एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, तो बिल्कुल भारत में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ लिया था। आज लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ, यानी भारत में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है, भारत के राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है और क्या शक्तियाँ हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है और क्या शक्तियाँ हैं। तो आप जानते रहिएगा किसी लोकतांत्रिक देश में 3 व्यवस्थाएं काम करती हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में 3 व्यवस्थाएं काम करती हैं। एक को कहा जाता है व्यवस्थापिका, एक को कहा जाता है व्यवस्थापिका यानी विधायिका, दूसरे को कहा जाता है कार्यपालिका, दूसरे को कहा जाता है कार्यपालिका और तीसरे को कहा जाता है न्यायपालिका। यानी किसी लोकतांत्रिक देश में 3 शक्तियां काम करती हैं। एक को कहा जाता है व्यवस्थापिका, दूसरे को कहा जाता है कार्यपालिका और तीसरी को कहा जाता है न्यायपालिका। तो भारत में इन तीनों शक्तियों का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। भारत में इन तीनों शक्तियों का प्रधान किसे माना गया? राष्ट्रपति को। लेकिन ये बात कह देने से तो होगी नहीं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे इन तीनों शक्तियों का प्रधान भारत में राष्ट्रपति को माना गया है। तो सबसे पहले व्यवस्थापिका देखते हैं। व्यवस्थापिका का मतलब होता है वह संस्था जो विधान बनाएगी, वह संस्था जो विधान बनाएगी या कानून बनाएगी। तो भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और आप जानते हैं कि संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक सदन को कहा जाता है लोकसभा, एक सदन को कहा जाता है लोकसभा और दूसरे सदन को कहा जाता है राज्यसभा। तो जैसे मान लीजिए भारत में कोई कानून बनना है तो कानून बनाने का प्रस्ताव कहाँ आएगा? या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। कानून बनाने का प्रस्ताव या तो आप लोकसभा में ला सकते हैं या तो राज्यसभा में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव लोकसभा में आया तो लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। अगर कोई कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में आया तो राज्यसभा से पारित होकर के कहाँ जाएगा? लोकसभा में। यानी किसी सदन में आया इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो कानून बनाने का प्रस्ताव है इन दोनों सदनों से पारित हो गया। तो क्या इन दोनों सदनों से पारित होने के बाद प्रस्ताव कानून का रूप ले चुका है? बिल्कुल नहीं। तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ना हो। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित विधेयक पर किसका हस्ताक्षर होगा? राष्ट्रपति का। और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तब इसे कानून माना जाएगा। इसका मतलब व्यवस्थापिका शक्ति का प्रधान कौन हुआ? राष्ट्रपति। इसके बाद आ जाते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिमंडल जो भी काम करता है उसको अंतिम रूप से स्वीकृति कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति। इसका मतलब भारत में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन हुआ? राष्ट्रपति। इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है न्यायपालिका। तीसरा पॉइंट है न्यायपालिका। ध्यान दीजिएगा, भारत में न्यायपालिका 3 लेवल पर बटी है। एक को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर कौन होता है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई मामला है, अगर किसी व्यक्ति का कोई मामला है तो उस मामले की सुनवाई कहाँ से शुरू होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुकदमा फाइनल होगा तो एक पक्ष संतुष्ट हो सकता है, दूसरा असंतुष्ट हो सकता है। अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हुआ तो इस मामले की अपील कहाँ करेगा? हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट से भी मामले की सुनवाई हो गई, फैसला हो गया। अब अगला अपील करना चाहता है तो कहाँ करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। जब तीनों न्यायालय से मुकदमा फाइनल हो चुका, यानी तीनों में सुनवाई हो चुकी है, तो क्या उस व्यक्ति के अपने न्याय पाने के अधिकार समाप्त हो गए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी तीनों कोर्ट से सुना हुआ मुकदमा अभी भी अंतिम रूप से अपील के रूप में किसके पास भेजा जा सकता है? राष्ट्रपति के पास। इसका मतलब भारत में न्यायपालिका शक्तियों का प्रधान भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में न्यायपालिका शक्तियों का प्रधान भी कौन है? राष्ट्रपति। अब एक लाइन में समझिएगा, किसी लोकतांत्रिक देश में 3 शक्तियां काम करती हैं, एक विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में भी ये तीनों शक्तियां काम करती हैं। लेकिन इन तीनों शक्तियों का भारत में प्रधान कौन है? तो इन तीनों शक्तियों का भारत में प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। यानी अंतिम रूप से ये तीनों शक्तियां किसमें समाहित होती हैं? राष्ट्रपति में। तो ये राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहां तक क्लियर हो गया होगा।
अब आगे आते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों शक्तियों का भारत में प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति इतने कार्य अकेले कर पाएगा? नहीं। तो राष्ट्रपति अपने इन कार्यों को करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? कुछ लोगों की भारत में नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति अपने इन कार्यों को करने के लिए भारत में कुछ लोगों की नियुक्ति करेगा, कुछ लोगों की नियुक्ति करेगा। तो जरा सा हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति भारत में किसकी किसकी नियुक्ति करता है। यानी अधिकार और शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों की पहली हेडिंग, यानी राष्ट्रपति भारत में किसकी किसकी नियुक्ति करता है। तो पहली हेडिंग क्या होगी? नियुक्ति का अधिकार। पहली हेडिंग हो जाएगी नियुक्ति का अधिकार। जरा देखते हैं भारत में राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? संघ के मंत्री। सबसे पहला पॉइंट आएगा संघ के मंत्री, यानी केंद्र सरकार के जितने मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, राज्यों के राज्यपाल। जो भारत में अलग अलग राज्य हैं, इन राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इन राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट / हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट / हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट / हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश होंगे, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके बाद आगे आते हैं, भारत के महान्यायवादी। इसके बाद अगला आता है भारत के महान्यायवादी। शायद कट रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी, इन्हीं को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके बाद अगला आते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद अगला पॉइंट आता है नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हीं को कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इन्हीं को कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। साल्ट में कहा जाता है कैग। साल्ट में इनको कहा जाता है कैग। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इतने सारे लोगों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर विशेष रूप से, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा यहां से आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः राज्यपाल करता है, लेकिन मैंने यहां पर किस शब्द का प्रयोग किया है? केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तो जितने केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद अगला आते हैं, आप जानते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। इसलिए तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? तो तीनों सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी भारत के तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम करेगा राष्ट्रपति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला आता है विदेशों में भारत के राजदूत। अगला पॉइंट आता है विदेशों में भारत के राजदूत। आप जानते हैं कि विदेशों से संबंध बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति की। तो क्या राष्ट्रपति सभी देशों में जाकर के काम कर पाएगा? नहीं। इसलिए अपने कार्यों को करने के लिए प्रत्येक देश में राष्ट्रपति भारत की ओर से एक एक राजदूतों की नियुक्ति करता है, जिसको कहा जाता है उच्चायोग। यानी उच्चायोग में एक एक राजदूत की नियुक्ति होती है। इसके बाद इतने सारे लोगों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा हेडिंग टाइप बना देते हैं, अध्यक्ष एवं सदस्य। अध्यक्ष एवं सदस्य।
अब ये अध्यक्ष एवं सदस्य क्या है? आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे आयोग काम करते हैं, भारत में बहुत सारे आयोग काम करते हैं। तो अगर केंद्र लेवल का कोई भी आयोग होगा तो उस आयोग का गठन या आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो मैं यहाँ शार्ट में लिख देता हूँ अध्यक्ष एवं सदस्य। जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसके बाद यानी अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, इसके अतिरिक्त माइनॉरिटी इसका मतलब अल्पसंख्यक आयोग, इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें हिंदी में लिख देता हूँ, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, इसके बाद आता है विधि आयोग, इसके बाद आता है वित्त आयोग, वित्त आयोग, इसके बाद आता है राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, आयोग, लास्ट में इत्यादि शब्द का प्रयोग मैं कर दे रहा हूं। इसका मतलब और भी केंद्र में बहुत सारे आयोग होते हैं, केंद्र में और भी बहुत सारे आयोग होते हैं। तो समस्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। आइए देखिए, मैटर हम लोगों ने काफी ज्यादा लिख दिया कि कितने कितने लोगों की यानी किन की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति करता है। तो इतने सारे लोगों को लिख लिया हमने। तो एक चीज हमको जानना है कि इसमें प्रश्न कैसे बनता है। जैसे किसी एक का नाम उठाएगा और आपसे पूछेगा इनकी नियुक्ति कौन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसने कह दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो विकल्प में राज्यपाल भी होगा, विकल्प में राष्ट्रपति भी होगा, विकल्प में मंत्रिपरिषद भी होगा, इनमें से कोई नहीं भी होगा या कुछ और विकल्प हो सकता है। तो पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली अगर एक केंद्र शासित प्रदेश है तो इस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, न कि राज्यपाल। एक प्रश्न ये इस तरीके से सभी पर बनता है। जैसे कह दिया भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। यहां पर महान्यायवादी शब्द का प्रयोग मैंने किया है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करने का काम भारत का राष्ट्रपति करेगा। एक चीज और समझते रहिएगा कि ये पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव प्रश्न भी करता है। जैसे कह दिया निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, तो इसी में से 3 लोगों का नाम दे देगा, एक चौथा कोई और उठा करके दे देगा, तो नहीं वाला भी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने इतना ज्यादा लिख लिया तो एक समस्या होगी कि इसको याद कैसे करें। तो आपको याद नहीं करना है, बस केवल एक बार रीडिंग कर लीजिए और रीडिंग करने के बाद केवल ये ध्यान दीजिए कि जिनके नियुक्ति की बात हो रही है वह केंद्र लेवल का पदाधिकारी है अथवा राज्य लेवल का। तो जिनके भी नियुक्ति की बात हो रही है अगर वो केंद्र लेवल का पदाधिकारी है तो निश्चित रूप से उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यह प्रश्न आपका 97% सही है। यानी केंद्र लेवल का कोई भी पदाधिकारी है तो 97% चांस क्या है कि उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर राज्य का होगा तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अब बात आती है कि कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे हम पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, संघ के मंत्री, तो यहां पर तो संघ से तात्पर्य सीधे सीधे केंद्र सरकार का स्पष्ट हो रहा है, केंद्र की बात हो रही है। इसके बाद बात आती है राज्यों के राज्यपाल। तो आप जानते हैं कि राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। जैसे केंद्र में सबसे बड़ा व्यक्ति राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? राज्यपाल। और आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति उससे बड़ा व्यक्ति करता है। तो अगर राज्यपाल राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति है तो क्या राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला प्रदेश में कोई और है? नहीं। इसका मतलब इनकी नियुक्ति के लिए केंद्र में जाना पड़ेगा, और जब केंद्र में जाएंगे तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। यानी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र लेवल पर यानी भारत लेवल पर है, तो यहां तो कोई डाउट ही नहीं होगा। लेकिन हाई कोर्ट में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो हाई कोर्ट में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये राज्य लेवल का है लेकिन इस पर राष्ट्रपति नियुक्ति क्यों कर रहा है। तो उसका रीजन है कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्याय में किसी प्रकार का किसी दूसरे का हस्तक्षेप न हो, इसलिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
और ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो। इसके बाद आगे आते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी है क्या? यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। तो स्पष्ट हो गया कि ये केंद्र लेवल का पदाधिकारी है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद आगे आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी जो केंद्र लेवल पर निर्वाचन आयोग है उस निर्वाचन आयोग का मुखिया कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शार्ट में कहा जाता है कैग। ये क्या करता है? भारत सरकार और राज्य सरकारों के आय व्यय की ऑडिट करता है, तो इसका मतलब इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके बाद ध्यान दीजिएगा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। अगर केवल मुख्यमंत्री पूछेगा तब उत्तर होगा राज्यपाल, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री पूछेगा तब हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति। लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेगा। जैसे मैं प्रश्न पीछे कर रहा था, आपसे सीधे प्रश्न कर देगा दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको खुद समझना है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है अथवा साधारण प्रदेश है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके बाद आगे आते हैं, आप जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, एक जल सेना, दूसरी थल सेना और तीसरी वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे माना गया है? राष्ट्रपति को, यानी सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं का कौन है? राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कमांडर होने के कारण इन तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद आते हैं विदेशों में भारत के राजदूत, यानी विदेशों से संबंध बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र की। और केंद्र में सबसे बड़े पद पर कौन बैठा है? राष्ट्रपति। तो विदेशों से संबंध बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति अकेले तो हर देश के साथ काम नहीं कर पाएगा, इसलिए राष्ट्रपति अपने कार्य को आसान बनाने के लिए प्रत्येक देश में एक एक भारतीय राजदूत की नियुक्ति करता है। इसके बाद आते हैं अध्यक्ष एवं सदस्य। आप जानते हैं कि केंद्र लेवल पर बहुत सारे आयोग काम करते हैं, केंद्र लेवल पर बहुत सारे आयोग काम करते हैं, जिनका नाम मैंने लिखा है उनका भी और जिनका नहीं लिखा है उनका भी। तो जितने भी केंद्र लेवल के आयोग हैं उन सभी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और एक चीज और जानते रहिएगा कि इन आयोगों का गठन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। बाकी आयोग पढ़ेंगे तब देखेंगे किसका कार्यकाल कितना होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन अभी संक्षिप्त में आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में जानना है कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा और समस्त सदस्यों की नियुक्ति करेगा। थोड़ा सा शार्ट में समझिएगा, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन, विधि आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग। इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ आयोग हैं तो समस्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है कि ये आयोग राज्य लेवल पर भी होते हैं, तो हम कैसे पकड़ेंगे कि ये केंद्र का पूछ रहा है कि राज्य का पूछ रहा है? तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। जितने भी केंद्र के आयोग हैं इनके नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द लगा रहेगा। जैसे कह दिया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, चलिए थोड़ा शार्ट में लिख देते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। जैसे मान लीजिए लिख दिया राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ये तो राष्ट्रीय शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि ये केंद्र का है। अगर यही राज्य का होगा तब लिखेगा राज्य महिला आयोग, तब लिख देगा राज्य महिला आयोग। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि राष्ट्रीय शब्द लिखा होगा तो वो केंद्र का होगा और राज्य शब्द लिखा होगा तो वो राज्य का होगा। अगर राष्ट्रीय लेवल का होगा तो उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अगर राज्य लेवल का होगा तो उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों में हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा नियुक्ति का अधिकार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अगली हेडिंग में पढ़ा जाएगा विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की कई सारी शक्तियां होती हैं, एक एक करके सारी शक्तियों को पढ़ा जाएगा, एक एक करके सारी शक्तियों को पढ़ा जाएगा। तो अगली हेडिंग हमारी क्या आएगी? विधायी शक्ति।
थोड़ा सा मिट जाए उसके बाद आगे आपको बताते हैं। विधायी शक्ति, इसके बाद अगला आते हैं विधायी शक्ति। ध्यान दीजिएगा, यानी दूसरी शक्ति राष्ट्रपति की कौन सी होगी? विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति होगी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या है? विधायी शक्ति का मतलब विधान बनाने की शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब विधान बनाने की शक्ति। तो इसमें एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि विधान बनाने में राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं। विधान बनाने में राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो आप जानते हैं कि भारत में विधान कौन बनाता है, यानी भारत में विधान कहाँ बनता है? तो भारत में विधान बनता है संसद में। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक सदन को कहा जाएगा लोकसभा और दूसरे सदन को कहा जाएगा राज्यसभा। तो क्या ये संसद 365 दिन चलती है? क्या ये संसद 365 दिन चलती है? तब हमारा उत्तर होगा नहीं, यानी साल में कुछ दिनों तक ही ये संसद चलती है। तो जब संसद चलेगी तभी तो कानून बनेगा, जब संसद चलेगी तभी तो कानून बनेगा। तो संसद कब चलेगी, यानी कैसे चलेगी? तो उसकी बैठक बुलाना पड़ेगा। अब आते हैं, यही बैठक बुलाना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 85। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 85। अब मान लीजिए कानून बनना है तो संसद की बैठक बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं संसद का सत्र आहूत करना। संसद का सत्र आहूत करना। संसद का सत्र आहूत करना। अगला पॉइंट होगा सत्रावसान करना। अगला पॉइंट होगा सत्रावसान करना। सत्रावसान करना। और अगला पॉइंट होगा लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 85 कहता है कि जब कानून बनाना होगा तो संसद की बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। बैठक किसी दिन समाप्त होगी तो सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। और आप जानते हैं कि संसद में 2 सदन है, एक सदन को कहा जाता है लोकसभा और दूसरे सदन को कहा जाता है राज्यसभा। तो आप ये भी जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन लोकसभा प्रत्येक 5 वर्षों पर भंग होती है। तो इस लोकसभा का विघटन करना होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब यहां से बनने वाले प्रश्नों पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न करेगा कि संसद का सत्र कौन आहूत कर सकता है, तो विकल्प देगा लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प देगा राष्ट्रपति, विकल्प देगा मंत्रिपरिषद, कई सारे विकल्प आपको मिलेंगे। तो हमको क्या उत्तर बताना है? संसद की बैठक कौन बुला सकता है या संसद का सत्र कौन आहूत कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपसे पूछ देगा संसद का सत्र राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर संसद का सत्र आहूत करता है? तब हमारा उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 85। अगर आपसे प्रश्न करता है कि संसद का सत्र आहूत करना राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? तो विधायी शक्ति है। यानी ये कहीं पर 3 प्रश्न बने ना, तो वही 3 प्रश्न इस पर भी बनेंगे, वही 3 प्रश्न इस पर भी बनेंगे। इसका मतलब इतने में ही हमारे 9 प्रश्न बन जाएंगे, कम से कम 9 प्रश्न इतने में ही बन जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने संसद का विघटन नहीं लिखा है बल्कि लोकसभा का विघटन लिखा है, ठीक है। फिर से मैं प्रश्नों को दोहरा दे रहा हूं। संसद का सत्र कौन आहूत कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर संसद का सत्र आहूत करता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान किस अनुच्छेद के आधार पर करता है? 85 के आधार पर। सत्रावसान करना किसमें निहित है या कौन संसद के सत्रावसान कर सकता है? तब हमारा उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति? विधायी शक्ति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर लोकसभा का विघटन करता है? अनुच्छेद 85। लोकसभा का विघटन करना राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। तो 9 क्वेश्चन तो हमारे यहीं बन गए। तो मुझे लग रहा है अनुच्छेद 85 आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसी विधायी शक्ति में, अनुच्छेद 87। अगला पॉइंट आता है अनुच्छेद 87। अब ये क्या है थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत
राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ का प्रथम सत्र, प्रारंभ का प्रथम सत्र और प्रत्येक चुनाव के प्रथम सत्र में, प्रत्येक चुनाव के प्रथम सत्र में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लेता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा अनुच्छेद 87 को, अनुच्छेद 87 को समझिएगा। आप जानते हैं कि लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पर नई चुन करके आती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती बल्कि कुछ रोटेशन उसमें चलता रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद जब लोकसभा नई नई चुन करके आएगी, जब लोकसभा नई नई चुन करके आएगी तो अकेले लोकसभा तो कानून बनाएगी नहीं, लोकसभा कानून बनाएगी राज्यसभा के साथ मिल करके। तो दोनों लोगों का परिचय कराने के लिए या वहाँ के रूल रेगुलेशन को समझाने के लिए प्रत्येक चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, और प्रत्येक वर्ष जो काम होने वाला होता है उसके प्रारंभ में भी प्रथम सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण आता है। इसके बाद आगे आते हैं अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है? 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। और किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 83 के आधार पर। इसके बाद अगला पॉइंट आते हैं अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। देखिए एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को। जिनको मनोनीत करता है ये दोनों होते कौन हैं? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय से क्या तात्पर्य है? जिनके माता पिता दोनों में से कोई एक यूरोपीय हो। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, इंडिया का नागरिक है, लेकिन उसके माता पिता दोनों में से कोई एक यूरोपीय मूल का रहा होगा तो उसे क्या माना जाएगा? आंग्ल भारतीय। तो लोकसभा में राष्ट्रपति, अभी तक का यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को बिना चुनाव लड़े सांसद बना सकता था, लेकिन बात आती है कि इनको मनोनीत करने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए लोकतंत्र में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी अच्छाई ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार मिला है कि वह अपने शासक का चुनाव करे। लेकिन इसकी बुराई क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई है कि यहाँ पर वोटिंग जाति, धर्म, मत, मजहब, क्षेत्र, जिला के नाम पर हो जाती है। तो इसका मतलब अगर किसी की संख्या हमारे देश में कम होगी, तो क्या वह चुनाव जीत पाएगा? नहीं। तो आंग्ल भारतीयों की संख्या हमारे देश में कम थी तो कहा गया कि इनका व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाएगा, और जब इनका व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाएगा तो इनके हित की बात वहां तक कैसे पहुंचेगी। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 में एक प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को बिना चुनाव लड़े लोकसभा में सांसद बना सकता है। ठीक है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है अनुच्छेद 83 के आधार पर, और अनुच्छेद 331 के आधार पर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। इसके बाद एक चीज यहां पर नया जानिए, इनका रिजर्वेशन 10-10 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया जाता रहा। तो 2020 तक इनका रिजर्वेशन था, लेकिन 2020 के बाद हमारे संसद ने इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो हमको पहले ये जानना है कि ये चीज़ें क्या थी। इसके बाद ये जानना है कि वर्तमान में इनका 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने वाला प्रावधान खत्म हो चुका है।
104वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान खत्म हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और जान लीजिएगा। अगला आएगा अनुच्छेद 108, अगला आएगा अनुच्छेद 108 और ये प्रश्न 2018 के टेट में पूछा था। ये प्रश्न 2018 के टेट में पूछा था। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। अब ये क्या पूरा प्रकरण है थोड़ा सा समझिएगा। ये चीज़ अलग थी और ये चीज़ अलग है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि देश में कानून बनाने के लिए संसद का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात देश में कानून कौन बनाता है? संसद में। तो जैसे मान लीजिए कि कोई विधेयक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। संसद में कोई विधेयक आया कानून बनाने के लिए। संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन। एक को कहा जाएगा लोकसभा और दूसरे को कहा जाएगा राज्यसभा। तो हमने मान लिया कि कोई विधेयक लोकसभा में आया, वह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, और राज्यसभा इस विधेयक पर गतिरोध कर देती है, अर्थात इस विधेयक को पास नहीं करती है। तो अगर यह विधेयक साधारण विधेयक है और राज्यसभा अपने पास 6 माह तक लटकाए रखती है, तब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के अंतर्गत एक शक्ति प्राप्त है। यानी किसी विधेयक पर जब गतिरोध हो जाएगा तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करेगा और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला देगा। कहेगा आप लोग आइए एक साथ बैठिए, इस पर चर्चा करिए और चर्चा करने के बाद मतदान करिए। ठीक है, आगे जानते रहिएगा। तो आपसे कहेगा दोनों सदनों, जैसे पिछली बार जो टेट में प्रश्न पूछा था उसने कहा दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को कौन आहूत कर सकता है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के आधार पर? 108 के आधार पर। किस परिस्थिति में? जब कोई साधारण विधेयक राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रोक लेती है। अगर कोई साधारण विधेयक राज्यसभा अपने पास 6 महीने तक रोक लेती है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों में गतिरोध बनेगा और इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करेगा और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। अब एक प्रश्न और यहां पर कंफर्म रखिएगा। जैसे दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई है, अभी तक क्या था कि दोनों सदन अलग अलग चल रहे थे, थोड़ा सा यहां समझिएगा। तो जब लोकसभा की बैठक चलती है तो यहां पर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जब राज्यसभा की बैठक होती है तो राज्यसभा में अध्यक्षता कौन करता है? सभापति। अब यहां पर एक समस्या है कि दोनों सदन एक साथ बैठे हैं, तो अब अध्यक्षता कौन करेगा? तो संख्या बल में कौन सा सदन बड़ा है? लोकसभा। तो संख्या बल में अगर लोकसभा बड़ी है तो लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है थोड़ा सा देखिएगा। आपसे कहेगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के आधार पर बुलाई जा सकती है? 108 के आधार पर। अगला प्रश्न करेगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विधेयक पर बुलाई जा सकती है? साधारण विधेयक पर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने दिनों के गतिरोध के कारण बुलाई जा सकती है? तो अगर लोकसभा कोई विधेयक पारित करे और 6 महीने तक राज्यसभा रोक ले, तब यह बैठक बुलाई जा सकती है। एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा बैठक कौन बुला सकता है, तब आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। लेकिन पूछेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तब आपका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 2 हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा, चूंकि दोनों हेडिंग बड़ी बड़ी है और बड़ी बड़ी है तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद पिछले दिन जो लेक्चर 1 चला था, लेक्चर 1 में 2 डाउट पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में, तो उन दोनों डाउट का जवाब मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आप लोग भी अगर कोई डाउट होगा तो चाहे पिछले लेक्चर में चाहे इस लेक्चर में, आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट में लिखिएगा, तो उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन पिछले दिन 2 डाउट आए थे तो इन दोनों डाउट का जवाब दे देते हैं। एक हैं मायापाल, इन्होंने पूछा 70वां संविधान संशोधन क्या है? इन्होंने पूछा 70वां संविधान संशोधन क्या है? 70वां संविधान संशोधन क्या है? तो इनके डाउट का जवाब मैं पहले दे देता हूं। मैं पढ़ा रहा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मैं पढ़ा रहा था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो मैंने कहा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? एक लोकसभा,
दूसरी राज्यसभा प्लस तीसरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये प्रश्न मैंने पिछले दिन बताया था निर्वाचक मंडल में। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब एक चीज जानते रहिएगा कि भारत में ये विधानसभाएं दो जगहों पर पाई जाती हैं। चूंकि भारत में दो प्रकार के राज्य हैं, एक राज्य होता है केंद्र शासित और दूसरा होता है साधारण राज्य। तो जब मैंने कह दिया विधानसभा, तो विधानसभा के अंतर्गत ये साधारण राज्य तो सब आ गए, विधानसभा के अंतर्गत साधारण राज्य सब आ गए। लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। चूंकि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो हमारे संविधान में यही 70वां संविधान संशोधन किया गया और 70वां संविधान संशोधन करके कहा गया कि जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया, ये मायापाल का डाउट था। इसके बाद एक प्रश्न और आया था, ये कोई प्रीति सिंह है, इनका था कि संचित निधि क्या होती है? संचित निधि क्या होती है? इनका प्रश्न था संचित निधि क्या होती है। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा संचित निधि क्या होती है। देखिए, भारत सरकार के पास बहुत सारे फंड होते हैं। भारत सरकार के पास बहुत सारे फंड होते हैं, जैसे इमरजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि, एक होता है लोक निधि, इसी तरीके से है संचित निधि। जैसे इस समय बना पीएम केयर फंड। तो अलग अलग प्रकार की निधियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं। इसी में एक फंड है जिसको कहा जाता है संचित निधि। तो इन्होंने पूछा था कि संचित निधि का क्या अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा कि सरकार यानी केंद्र सरकार जितने भी प्रत्यक्ष कर वसूलती है या जितने भी अप्रत्यक्ष कर वसूलती है और जितने ऋणों की वसूली करती है, ठीक है, जितने ऋणों की वसूली करती है, ध्यान दीजिएगा फिर से, सरकार जितने प्रत्यक्ष कर वसूलती है, जितने अप्रत्यक्ष कर वसूलती है, जितने ऋणों की वसूली करती है, ये सारे पैसे जिस फंड में रखे जाते हैं उसी को कहा जाता है संचित निधि। और इस संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? संसद का। इसका मतलब संसद की स्वीकृति के बिना इस संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। तो पहले तो ये समझिए संचित निधि क्या है। वह फंड जिसमें प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और बैंकों के ऋणों की वसूली के पैसे रखे जाते हैं, वो संचित निधि। इस संचित निधि पर नियंत्रण किसका होगा? संसद का। यानी सरकार अगर पैसा इस संचित निधि से खर्च भी करना चाहेगी तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? संसद से। संसद पास करेगी तभी इसको खर्च किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने संचित निधि शब्द का प्रयोग यहां पर क्या किया था? मैंने कहा राष्ट्रपति का वेतन इसी संचित निधि से दिया जाता है। तो यह प्रीति सिंह का डाउट था, इसको भी मैंने बता दिया। अब अगर किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चाहे लेक्चर 1 का चाहे लेक्चर 2 का, आपके सारे डाउट का जवाब मिलेगा, ठीक है। ओके, डन।